हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुलशन बिल्डर। मैं आप सभी का नैनदीप के हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी सीसैट की स्ट्रेटेजी। जो हमारा पेपर अगले महीने होने वाला है मई में, तो उसके बारे में आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, जो हमारा यूपीएससी है उसने हमारा जो पेपर सेकंड जीएस का जीएस पेपर सेकंड, जिसे हम कहेंगे सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको क्वालिफाइंग नेचर में रखा हुआ है। सही है। तो अभी बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हुए हैं कि पेपर फर्स्ट तो निकल जाता है, लेकिन जो हमारा जीएस सेकंड का जो पेपर है सीसैट, वो बहुत सारे बच्चों का रुक जाता है। आपने ऐसे भी देखा होगा कि जिन बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, सही है, जिन बच्चों ने पिछले साल में इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका भी सीसैट की वजह से पेपर रुका हुआ है। सही है। तो इस सीसैट के बारे में आज हम स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूं। हम थोड़ा सा, जैसे आप सब अगर आप यूपीएससी वगैरह करते हो तो आपको उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट, सारी की सारी चीजें पता होगी यूपीएससी की, मैं ऐसे मान के चलता हूं। लेकिन फिर भी एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको सब चीजें बोलता हूं। सो जनरल ओवरव्यू ऑफ द यूपीएससी सीसैट 2023। तो जनरल ओवरव्यू देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ द यूपीएससी सीसैट। तो यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है? सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूपीएससी सीसैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको पता होगा कि देयर आर द टोटल 80 क्वेश्चंस। जो हमारा पेपर सेकंड होगा सीसैट का, उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, और जो मार्क्स वैलिड है उसके लिए 200 मार्क के लिए पेपर होता है। और जो टोटल टाइम होगा वो होगा 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। सो टाइम पर क्वेश्चन इज 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कितना टाइम मिलता है? 1.5 मिनट्स। और हर एक क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क के लिए है। ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है वो है 1/3। ओके, सो 1/3 अगर बोला जाए तो इसका मतलब है 0.83 तक नेगेटिव मार्किंग है। सो नेचर ऑफ द पेपर हमारा क्या है? क्वालिफाइंग नेचर। तो 33% आपको मार्क लाने। अगर आप 33% मार्क अगर लाते हो तो इसका मतलब आप पेपर क्या हो जाओगे? क्वालिफाई हो जाओगे। सही है। तो 33% मार्क का मतलब ये होगा कि लगभग लगभग आपको 66 यानी कि 66 मार्क्स आपको लाने और पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। सही है। तो सिंपल सी ये बात ये है कि ये ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो पहली बार यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना होगा तो हर एक चीज के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। सही है। चलिए, थोड़ा सा आगे जाने के बाद में हम देखने वाले थोड़ा डिटेल में कि जो यूपीएससी का हमारा पेपर वगैरह होने वाला है उसके कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स बोला जाए तो उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, जो हमारा यूपीएससी का पेपर होता है सीसैट वाला, तो उसको 3 सेक्शन में बांटा जाता है दोस्तों। द पेपर इज डिवाइड इनटू द 3 सेक्शन। द फर्स्ट पार्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन शॉर्ट यू कैन कॉल इट एज अ पैसेजेस, अनदर इज अ मैथ्स एंड थर्ड वन इज अ रीजनिंग। तो ये तीनों को मिला के हमारा सीसैट का पेपर होता है। सही है। तो थोड़ा अगर आगे बढ़ा जाए तो हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो है उनको सीसैट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। और डिफिकल्ट जाने का मतलब यह है कि उनका हर एक का क्राइटेरिया अलग है, हर एक की ओपिनियन अलग है। किसी को लगता है कि सर मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बहुत से लोगों को लगता है कि सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीए है, किसी ने कॉमर्स किया हुआ है, किसी का आर्ट्स है। बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उन्हीं को सिर्फ सीसैट क्वालिफाई करने का अधिकार दिया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी बात है नहीं, आप ये बात समझ के चलिए। सो देयर आर द सो मेनी थिंग्स बिहाइंड कि बहुत सारे बच्चों को सीसैट ना आने के बहुत सारे रीजन है। तो उसमें से कुछ एक प्रोमिनेंट ऐसे रीजन है जो हमको दिखते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। देखो, बहुत से बच्चों को लगता है कि बहुत से बच्चे जो है उसको लाइटली लेते, देखो, टेकिंग इट लाइटली और थिंकिंग दैट इट विल हैपन इन द लास्ट फ्यू डेज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो सीसैट को हवा समझ के रखते हैं। हवा का मतलब ये है कि उनको लगता है कि हाँ यार, चलो लास्ट दिन में कुछ भी करके हो जाएगा, लास्ट के वीक में 10-15 दिन में कुछ तो भी पढ़ लेंगे और सीसैट हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे बच्चों को लगता है और इसीलिए वो सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते। सही है। बहुत से लोगों को लगता है कि थिंकिंग दैट इट इज अ डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द मैथ्स बैकग्राउंड इन द कॉलेज लाइफ, हेंस इट विल नॉट पास। यही तो मेन रीजन है। बहुत सारे लोगों का अभी भी सोचना यही है कि सीसैट क्वालिफाई करने का अधिकार सिर्फ उनको है कि जिनका कॉलेज लाइफ में उनका मैथ्स से कुछ तो भी रिलेशन था। देखो भाई, ऐसा कुछ भी है नहीं। अगर आपको सीसैट क्वालिफाई करना है तो आपका मैथ्स होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, कुछ ऐसी बात है नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि आपका जो पोर्शन होता है, आपका जो सिलेबस है, जो यूपीएससी ने सिलेबस डिजाइन करके रखा हुआ है, जो उनकी डिमांड है वो है 10 तक की। जो भी सिलेबस सीसैट डिजाइन करता है, यूपीएससी ने जो भी हमारा जो
क्या कहेंगे, जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है वो सिर्फ 10वीं तक का है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अप टू द 10th। सही है। थर्ड देखिए, उसके बारे में और बातें करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे और कुछ चीजें। सो नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द जीएस एंड सीसैट। बहुत सारे बच्चे क्या करते, लास्ट तक जीएस पढ़ते। ये भी सही बात है कि जीएस पढ़े है, जीएस इज द बैकबोन माय फ्रेंड्स, जीएस जो होगा वो है बैकबोन, बट सीसैट इज नथिंग बट अ ब्रेन। एक बात समझ के चलना है कि अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना, अगर आपको यूपीएससी की प्री क्वालिफाई अगर करनी है, तो सबसे पहले आपको उसका जो सेकंड पेपर है सीसैट वाला, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। सो उसमें बैलेंस मेंटेन कुछ बच्चे नहीं कर पाते और इसकी वजह से सीसैट को टाइम बहुत ज्यादा कम मिलता है और उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। फोर्थ देखिए, नॉट एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली एंड हेंस नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड डिमांड ऑफ द एग्जाम फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। बहुत ज्यादा सीखने वाली बात है कि जो बच्चे हैं वो पेपर को प्रॉपर एनालाइज कर ही नहीं पाते और एनालाइज ना करने की वजह से उनको यही पता नहीं चलता कि डिमांड क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए। सही है। जो भी डिपार्टमेंट पेपर निकालता है तो उनकी कुछ ना कुछ तो भी डिमांड होती है, इसी वजह से वो पेपर आपको दिया जाता है एग्जाम में। सही है। अगर आपने पेपर एनालाइज अगर किया होगा तो उसको आपका पैटर्न समझेगा, उसको आपकी डिमांड समझ में आएगी, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि ये एग्जाम की डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली जेरोक्स निकालेंगे, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लास्ट में देखेंगे। देखो बच्चों, ऐसा होता नहीं। आपको पेपर क्या करना है, एनालाइज करना है। हर एक क्वेश्चन में से आपको जाना है और एक साल का नहीं, कम से कम आपको 4-5 साल के या तो 2-3 साल के पेपर आपको उठाकर देखने और देखना है कि पैटर्न क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यूपीएससी वाले को दिमाग में, वो क्या कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो बढ़ा रहे हैं और कौन सा सेक्शन ऐसा है कि जो वो कम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी होगी। चलिए फिर देखिए, एज्यूमिंग दैट एवरीथिंग विल बी डन at the looking at the previous year question papers and video recording of the lectures। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि लास्ट में अगर मैं जाऊंगा तो सिर्फ मैं पेपर को देखूंगा और मेरा हो जाएगा। देखिए, सिर्फ पेपर पिछले साल के देखने से आप पास नहीं होने वाले। अगर आपको प्रॉपर पास होना है तो उस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यू हैव टू सिट प्रॉपरली फॉर द 2 आवर्स। जैसे कि आप एग्जाम में बैठते हो, आपको प्रेशर जो है ना, वो एग्जाम का जो प्रेशर है वो हैंडल करते आना चाहिए दोस्तों। अभी क्या होगा, अभी हर एक जगह पे आपको हर एक चीज आराम से अवेलेबल होती है। बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे तो भर भर के लेक्चर रखे हुए फैकल्टी ने, आप कोई भी सब्जेक्ट आराम से सीख सकते हो। तो बच्चा ये समझ के चल का है कि लास्ट के कुछ दिनों में मैं सिर्फ जो वीडियो होगी वो मैं देख लूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। सो सी यू कैन नॉट मग अप ऑल द थिंग्स, यू कैन नॉट सिट एट अ वन प्लेस। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक जगह पर बैठे हुए हो और सारे के सारे वीडियो देख रहे हो आप। किसी बच्चे ने ऐसा सोचा कि चलो आज मैं सुबह 6 बजे उठ के सारे के सारे वीडियो देख लूंगा शाम के 6 बजे तक और मुझे फिर सारा का सारा मैथ्स आ जाएगा या तो मुझे सारा का सारा सीसैट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सीसैट सीखने के लिए आपको आनी चाहिए प्रैक्टिस। अगर आपका माइंड प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहेगा तभी आप पेपर को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। सही है। तो कुछ तो भी पेपर आपके सॉल्व होने ही चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे जाने के बाद में एक चीज आपको पता होगी, अभी तो करना क्या है। तो इसके लिए एकदम सिंपल है, हाउ टू मॉनिटर योरसेल्फ। आप खुद को कैसे मॉनिटर कर पाओगे, मैं ये सच में जानता हूं। देखिए, कोई भी जो एग्जाम होती है तो एग्जाम निकालने वाले जो लोग होते हैं वो एग्जाम इसीलिए लेते हैं कि बच्चा क्वालिफाई कर सके, बच्चा पास हो सके। कोई भी, यानी कि वर्ल्ड में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कि वो पेपर कंडक्ट करेंगे और इसलिए कंडक्ट करेंगे कि बच्चे फेल हो जाए। सही है। तो आपको खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा। सो हाउ यू कैन मॉनिटर योरसेल्फ। सो इसके लिए एकदम सिंपल सी टेक्निक है। आप 1-2 साल के पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करने के बाद में आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे मेन चीज, डिवाइड योरसेल्फ इन द फॉलोइंग कैटेगरी। आपको क्या करना है, आपको मार्क के बेसिस पे खुद को डिवाइड कर देना है 3 हिस्सों में। सो डिवाइड योरसेल्फ इन द 3 पार्ट्स, डिपेंड्स ऑन द मार्क यू गेट। देखिए क्या, सबसे पहले ए प्लस और ए प्लस प्लस। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या है, तो देखिए ये चीज क्या है, 200 मार्क का पेपर है। आप एक जगह पे बैठ के सीरियसली पेपर दीजिए।
एक पेपर दीजिए, 2 पेपर दीजिए, 3 पेपर दीजिए। पेपर देने के बाद में 1 बाय 1 आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। अभी जब पेपर आप देते हो तो खुद को डिवाइड कर लीजिए। आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे उन मार्क्स को आपको क्या करना है, डिवाइड। फर्स्ट 100 to 200, या तो आपको मिलने वाले मार्क्स 100 से ऊपर रहेंगे तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे A++ के। सेकंड, अगर आपके मार्क 66 से लेकर 100 तक अगर रहेंगे तो आप खुद को A+ की कैटेगरी में बोलोगे। और लास्ट वाला है 1 to 66, 66 के नीचे। तो ये 3 कैटेगरी है। जब आप खुद को इन 3 कैटेगरी में डालोगे तो इससे आपको एक सीख मिलने वाली है। ऐसे बच्चे की जो पेपर देने के बाद में जिनका रिजल्ट और जिनका अटेम्प्ट इस फर्स्ट कैटेगरी में आएगा तो उनको टेंशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका दिमाग पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर है। सही है। तो सिर्फ इन बच्चों के लिए सिर्फ इतना मैं बोल सकता हूं कि एक बार अगर हो सके तो पिछले साल का अगर कोई पेपर अगर होगा, मॉक टेस्ट वगैरह होगा, तो वो सिर्फ 1-2 पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। बिकॉज यू आर सेफ। अभी सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं कि जिनके मार्क 66 से लेकर 100 के बीच में आएंगे तो वो लिटिल सेफर है। वो सेफ है लेकिन थोड़ा सेफ है। सही है। कभी भी नीचे आ सकते हैं, ये सही बात है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो हो सके तो एक काम कीजिए, डू द वन थिंग, एक काम कीजिए कि आपको पिछले साल के जितने पेपर हो गए उतने आपको सॉल्व करने हैं। आपको आपके 2 एरिया पे काम करना है। एक एरिया आपका स्ट्रॉन्ग एरिया और दूसरा आपका है वीक एरिया। इन 2 एरिया पे आपको क्या करना है, काम करना है। जो आपका वीक एरिया है तो उसके बारे में फिर से एक बार सोचिए, ये देखिए कि मुझे कौन से टॉपिक अच्छे आते हैं और कौन से टॉपिक अच्छे नहीं आते। जो टॉपिक आपको अच्छे नहीं आते तो उनके ऊपर आपको सिर्फ क्या करना है, काम करना है। लगभग अगर बोला जाए तो महीने में यानी कि 30 दिनों में से कम आपको 15 या तो 20 दिन इसको देने ही देने। अगर रोजाना आप उसको 1 से 2 घंटा भी अगर देते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आप और ज्यादा सेफ हो जाओगे। तीसरे लोगों को थोड़ा सा मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए, ये चीज दिमाग से पूरी की पूरी निकाल दीजिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये है वो है। अगर देखा जाए तो आपके अगर 1-2 साल के पेपर में अगर आप देखोगे तो जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, जिनका बैकग्राउंड IITN का है, वो भी फेल हुए ऐसा दिख रहा है। सही है। तो आप आपके दिमाग में से ये चीज छोड़ दीजिए कि सीसैट क्वालिफाई करने के लिए आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, सीसैट क्वालिफाई करने के लिए आपका रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द थिंग्स, ये कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर एनालाइज होना चाहिए। आपको एग्जाम में जाने से पहले पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके का आता है, उसकी वैरायटी क्या है। अभी जो लोग एक ही कैटेगरी में आएंगे, थर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो उनको सिर्फ इतना एक काम करना है, आपको थोड़ा मेहनत इन लोगों से ज्यादा उठाना है। सही है। आपको सबसे पहले फिर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक, जितना भी आपका वीक एरिया है उसके ऊपर आपको काम करना है। सही है। अगर हो सके तो आपका अगर कोई दोस्त वगैरह होगा कि जिनका सब्जेक्ट, जिनका सीसेट आपसे अच्छा होगा, उनके कांटेक्ट में रहिए, एग्जांपल सॉल्व कीजिए और एक बार फिर से देखिए कि आपकी गलती कहां पर हो रही है। अगर आपको ये चीज पता होगी कि आपकी गलती किस चीज में हो रही है, तो अगर आपके साथ में अगर उसका कोई मेंटर अगर होगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई सर अगर होंगे, तो आप उनके कनेक्शन में रह के वो चीजें आराम से सीख सकते हो। हाँ, लेकिन इतना है कि आपको डेली 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा, सही है, 2 आवर्स 3 आवर्स जो भी होगे वो आपको देना है। दोस्तों देखो, हमको क्वालिफाई में झंडे गाड़ने नहीं, हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है सीसैट में। तो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 66 तो मार्क लाने चाहिए। देखो, हम रोबोट तो है नहीं कि पेपर देने के बाद में 66 मार्क मुझे आ जाएंगे। 66 मार्क्स लाने के लिए लगभग आपको 27 क्वेश्चन है ना जो करेक्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर 27 क्वेश्चन आप करेक्ट सॉल्व करोगे तो ये चीज हो सकती है कि आप पास हो जाए। लेकिन मैंने अभी बोला, वी आर नॉट अ रोबोट्स, तो हम रोबोटिक की तरह काम नहीं कर सकते। तो कम से कम आपकी जो रेंज होगी ना एग्जाम्पल सॉल्व करने की, वो 40 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन तक होनी चाहिए। इसका मतलब जब आप 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें से कुछ गलत हो जाने के बाद आप इस रेंज तक आ सकेंगे। सही है। सो अभी आगे देखिए। अभी अगर देखा जाए तो मैंने अभी आपको बोला कि अगर एनालाइज अगर करना है खुद को, सही है, अगर खुद को एनालाइज अगर करना है, अगर देखना है सीसैट क्या है, तो एक बार पेपर उठा के देखिए, 2-3 साल के पेपर उठा के देखिए, उससे आपको माइंड पता चलेगा। सही है। उनको इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो पेपर निकालने वाले बंदे हैं यूपीएससी के, उनके दिमाग में चलता क्या है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड रह के पेपर बनाते हैं।
देखिए, सो हाउ टू नो द साइकोलॉजी और डिमांड ऑफ द यूपीएससी बिहाइंड द सीसैट पेपर, उनकी साइकोलॉजी क्या है। अगर देखा जाए तो देखिए 2017 से लेकर 22 तक के मैंने कुछ पेपर निकाले, सही है, सेक्शंस डाले हुए, पैसेज है, मैथ है, रीजनिंग है। अगर देखा जाए तो 2017 में पैसेज जो है वो 30 क्वेश्चन आते थे, 2018 में 26 है, 2019 में देखिए 30 क्वेश्चन है, उसके बाद में 25, उसके बाद में 27, उसके बाद में 27। तो लगभग देखा जाए अगर मैं उसको एवरेजली बोलूं तो ऐसा पकड़ के चलिए कि 25 क्वेश्चन जो है, 25 क्वेश्चन आर कम अराउंड फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज से 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, सही है। मैथ्स के बारे में देखा जाए तो देखिए मैथ्स का जो ग्राफ है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है दोस्तों। पैसेज जो है वो अगर बोला जाए तो थोड़े कम हो गए, पैसेज के जो क्वेश्चन है वो लिटिल थोड़ा कम हो गया, उन्होंने कम करके दिया हुआ है। लेकिन मैथ्स जो है देखो 2017 में 28 क्वेश्चन थे, उसके बाद में 31, फिर से 28, 2020 में 40 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द मैथ साइड, 2020 में 36 है एंड 2022 में 35 क्वेश्चंस। ओके, सो देखिए ग्राफ बढ़ रहा है, सही ना। तो उनकी क्राइटेरिया समझ में आ रहा है कि हाँ यार मैथ्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, मैथ्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है यूपीएससी का, उनकी साइकोलॉजिकली ये चल रही है। रीजनिंग थोड़ा थोड़ा कम होते हुए देख रहा है, देखो 22 है, 23 है, बाद में फिर से 22 है, 15 है, 17 है, 18 है, सही है। तो फिर से उसका जो ग्राफ है थोड़ा अगर बोला जाए तो एक 15 पकड़ के चलिए आप एवरेजली, सही है, ये 15 पकड़ के चलिए और ये एवरेजली पकड़ के चलिए 30। तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 15 और पैसेज के 25। अगर ऐसा भी आप दिल में पकड़ के चलिए दिमाग में तो भी चलने वाला है, सही है, तो काम हो जाएगा। अभी सबसे मेन चीज क्या है कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको सारे के सारे सेक्शन अच्छे आने चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आप या तो पैसेज में अच्छे होगे, या तो आप मैथ्स में अच्छे होगे, या तो आप रीजनिंग में अच्छे होगे। अभी आपको अगर मैथ्स नहीं आता या तो पैसेज नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ पैसेज अच्छे आते हैं, कुछ अच्छे नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप पेपर दोगे तो पेपर को स्कैनिंग करना सीखिए, सही, हम देखेंगे। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस इतना तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ द मैथ्स क्वेश्चन पैसेजेस से ज्यादा है और नंबर ऑफ द पैसेजेस क्वेश्चंस आर ग्रेटर देन रीजनिंग, सही है। थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज पता चलती है कि इसके लिए अभी मुझे तो एक चीज पता है कि मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, जो मैथ्स का जो सिलेबस है मुझे वो डिटेल पता होना चाहिए, बिल्कुल सिलेबस जो मुझे जुबानी याद होना चाहिए, मुझे हर एक चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि मैथ्स के बारे में मुझे क्या क्या। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी, क्या आपका जो सिलेबस है दोस्तों वो सिर्फ 10 तक का है, 10वीं तक का, उससे आगे कुछ नहीं। जिनका 11th हुआ है, 12th हुआ है, देखिए आपने 11th और 12th में एप्लाइड मैथ सीखा हुआ है, हमको एप्लाइड मैथ नहीं होता दोस्तों, हमको होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट, सही है, जो 10वीं तक का है। पहले तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैथ्स का अगर थोड़ा सा देखिए माइक्रो एनालिसिस अगर आप करोगे तो आपको पता होगा मैथ्स में किस सेक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला बेसिक न्यूमरेसी है, उसके बाद में है अरिथमेटिक। बेसिक न्यूमरेसी में क्या क्या आएगा हम देखेंगे, उसके बाद में अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, सही है, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी है, ज्योमेट्री दैट इज अ 2D, मेंसुरेशन 3D एंड द लास्ट वन इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जो बंदा पेपर निकालता है तो उसके सामने इतनी 7 चीजें रखी हुई है, उसको पता है कि मुझे इन 7 चीजों में से मैथ के क्वेश्चन डालने हैं। थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो बेसिक न्यूमरेसी में होता क्या है। ओके, तो थोड़ा हम क्या देखने वाले हैं, हम थोड़ा देखेंगे डिटेल सिलेबस। तो डिटेल में हमको ये देखना है कि जो बेसिक न्यूमरेसी में बोल रहा हूं, या तो जो यूपीएससी ने पेपर में लिखा हुआ है, यूपीएससी ने सिलेबस में जो लिखा हुआ है बेसिक न्यूमरेसी, उसका मतलब क्या है, उसका ये मतलब है आपको बेसिक न्यूमरेसी में करना क्या है। तो सबसे पहले पूछा जाता है प्रॉब्लम्स ऑन डिजिट्स एंड नंबर्स। बेसिक न्यूमरेसी में एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो रिलेट करते हैं डिजिट्स एंड नंबर से। सेकंड, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम नेचुरल नंबर सीखते हैं, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, प्राइम है, इवन है, ऑड है, ये आपको पता ही होना, यू मस्ट नो दिस, आपको ये पता ही होना चाहिए, बिल्कुल आपको ये आना ही आना है, सही है। प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। थर्ड, प्रॉब्लम्स ऑन द फ्रैक्शन, दैट इज बेसिक रूल ऑफ द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन के बेसिक रूल पता होने चाहिए, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, सही है, जो 6 और 7 के बुक्स में लिखा हुआ है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्रैक्शंस की। उसके बाद में फ्रैक्शन में आता है डेसिमल फ्रैक्शन, डिविजिबिलिटी रूल है, रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद में साइक्लिसिटी एक टॉपिक आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी में क्या पूछा जाएगा, फाइंडिंग द यूनिट डिजिट,
यूनिट डिजिट पूछे जाएंगे, कभी कभी 10 डिजिट पूछा जाता है, या तो कभी कभी 100 डिजिट भी पूछ लेते हैं। सही है। अभी जैसे मैं ये बोल रहा हूं ना, तो बहुत सारे बच्चे डरते होंगे कि अरे यार ये क्या है। देखो आपको ये चीज पता है ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज है कि यूपीएससी ने सीसैट को क्वालिफाई करके रखा हुआ है, तो मैं बस जाऊंगा, लास्ट में मैं जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा। तो ये चीजें दिमाग से पहले तो निकाल दीजिए, आपको सीसैट का स्टडी करना ही करना है, भले आप जीएस में कितना भी अच्छा हो अगर, लेकिन बट द सीसैट इज द की। अगर आपको अनलॉक अगर करनी होगी आपकी पहली प्री, तो आपको ये करना होगा। उसके बाद में ट्रेलिंग द नंबर ऑफ जीरोज, जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको करना ही करना है। अगर आप में से कोई बच्चा अगर इतना भी पढ़ लेता तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ओके, इट्स अ ओपन चैलेंज, ओके, इट्स अ गारंटेड पार्ट फ्रॉम माय साइड। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ है एंड प्रॉब्लम्स ऑन द फैक्टर। सो दीज आर द 10 बेसिक टॉपिक्स जो आपको करना ही करना है, जो न्यूमरसी के ऊपर है। आपको नहीं पता, आपको अगर मैं बताऊं यूपीएससी ने बेसिक न्यूमरसी के इतने क्वेश्चन डाले हुए, देखो मैं आपको दिखाता हूं। सी, फ्रॉम द बेसिक न्यूमरसी फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। पिछले सालों में बेसिक न्यूमरसी के कितने क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो 2016 में 4 क्वेश्चन आते थे, यानी कि 4 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 5, 2018 में 5, यानी कि बेसिक न्यूमरसी सेक्शन से कितना सेक्शन, देखो कितना क्वेश्चन आया, 4 है, 5 है, 5 है। 2019 में 7 क्वेश्चन है, 2020 में 24 क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बढ़ गए। 2021 में 12 क्वेश्चन है, 2022 में देखो 20 क्वेश्चन है। इसका मतलब, और ये जितने भी एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा इजी है, हमको क्यों नहीं आते, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर पता ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यूपीएससी का यही बोलना कि भाई तुम पास हो जाओ, अगर तुमको आगे का कुछ नहीं आता तो तुम सिर्फ जो बेसिक है ना वो बेसिक सीख लो, बेसिक न्यूमरसी, और उसको सॉल्व करके आप आराम से पास हो जाओ। तो ये हमारे हाथ के मार्क्स से देखो, सही है। तो मैंने आपको एकदम आराम से डिटेल वाइज स्ट्रेटेजी बताई है। चलो थोड़ा आगे जाने के बाद में सेकंड सेक्शन आता है हमारा अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में आपको क्या क्या सीखना होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो एक मेन टॉपिक है, उसमें आती है 3 सेक्शन। पहला वाला कौन सा है, देखिए पार्टनरशिप है, एजे से चेन रूल है। उसके बाद में परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर 2 चीजें डिपेंड करती है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में एवरेज, एवरेजेस में 2 तरीके आपको सीखने, सिंपल एंड वेटेड एवरेज, और दूसरा जो है एलिगेशन एंड मिक्सचर। उसके बाद में टाइम एंड वर्क, और उसके बाद में टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इतनी चीजें अगर आप कर पाओगे, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसे हो गए कि कुछ टॉपिक आपको अच्छे आते हैं, कुछ टॉपिक आपको थोड़ा अच्छा आता है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता ऐसा नहीं है, आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जिनमें आप वीक हो, आपको वही चीजें आपकी क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। और इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए एक मेंटोर, या तो एक ऐसा फ्रेंड चाहिए कि जिनका स्टडी ये सब्जेक्ट का आपसे ज्यादा अच्छा हो, कि अगर आप कहीं जगह पर स्टक हो जाते हो तो वो आपको निकाल पाएंगे बाहर, बस इतना है। तो एक मेंटली पॉजिटिविटी आती है कि हाँ कोई तो भी हमारे साथ में है। चलिए थोड़ा सा आगे जाने के बाद में अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चन आए, देखिए 2017 में 10 क्वेश्चन है, 2018 में 7 क्वेश्चन है, 2019 में 16 क्वेश्चन आएंगे, 2020 में 11 क्वेश्चन है, 2021 में 12, और 2022 में कितना क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था। अगर आप देखेंगे तो लगभग एवरेजली 10 क्वेश्चन तो आए ही आए हुए, सही है। तो यही तो मेन चीज है, यूपीएससी ने बोल के रखा हुआ है तुझे जो चाहिए वो ले। बेसिक न्यूमरसी अच्छी है तो वो सॉल्व कर, अरिथमेटिक अच्छा है तो वो सॉल्व कर ले, कोई इश्यू नहीं। थोड़ा आगे जाने के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो लोग बोलते हैं ये एक टॉपिक है, एक सिंगल चैप्टर लोग बोलते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ सिंगल चैप्टर। इस सिंगल चैप्टर से देखो यूपीएससी ने कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी ने पूछा है 2017 में 5 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन, 19 और 20 में एक क्वेश्चन है, और 21-22 में कितना क्वेश्चन है, 4। आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन कितना है, आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स है। देखो एवरी क्वेश्चन हैज 2.5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स है दोस्तों, लिखो 2.5 मार्क्स है। तो एक एक क्वेश्चन जब आप देखोगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में जब आप सोचोगे, तो धीरे 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 आपका जो गोल होगा सीसैट क्वालिफाई करने का, वो आराम से आप, यानी कि वहां तक आप आराम से पहुंच जाओगे, सही है, वो आप आराम से कैप्चर कर लोगे। चलिए थोड़ा आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई से ज्यादा लगभग क्वेश्चन आए ही नहीं, 17 में तो कुछ नहीं थे, 18 में 12 थे, उसके बाद में तो यूपीएससी ने डालना ही बंद कर दिया, सही है। क्योंकि रीजन वही है, उनको भी पता है कि यार बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट जाता होगा,
तो उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने क्वेश्चन डाला ही नहीं। तो आपके बारे में ही सोच रहा है यूपीएससी कि आप पास हो जाओ। देखिए अभी सेकंड वाला जो टॉपिक आएगा वो होगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हो तो उसमें आते हैं आपके दो तरीके, यानी पैसेज होता है। पैसेज में आपके आते हैं दो टाइप्स, एक है शॉर्ट पैसेज और दूसरा है लॉन्ग पैसेज। जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो शॉर्ट पैसेज जो है, जो नंबर ऑफ द शॉर्ट पैसेजेस आर मोर देन द नंबर ऑफ लॉन्ग पैसेजेस। सही है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है, तो ये तो आपकी खुद की समझ है कि आपको एक पैसेज पढ़ना है, उसके बारे में नीचे जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो एक क्वेश्चन के ऊपर जो 4 ऑप्शन दिए हुए वो सोचो और आंसर लिखो। अभी मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा आना होगा तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो लोग कॉम्प्रिहेंशन निकालते हैं, देखो यूपीएससी खुद कोई भी पैसेज नहीं बनाता। कोई भी उनका बंदा ऐसा नहीं कि जो बैठ के पैसेज वगैरह बनाएगा। पैसेज वो कहीं से लेते, लेकिन जो प्रॉब्लम होते हैं वो खुद यूपीएससी के मेंटर फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको पैसेज अगर आराम से अगर मार्क्स अगर चाहिए तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि पैसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के, किस टाइप्स के क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बोलता हूं टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेजेस। जितना मैंने देखा हुआ है तो मुझे आज तक मैंने लगभग 16 टाइप्स निकाले हुए। देखो उसमें बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल एकदम पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले कभी कभी पूछ लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑन इम्प्लीकेशंस और इम्प्लाई। ये जो इम्प्लीकेशंस और इम्प्लाई होता है इट इज नथिंग बट इन्फरेंस, इट इज नथिंग बट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द इन्फरेंस एरिया। दूसरा है कभी कभी पूछ लेते कीवर्ड क्या है, कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, या तो की नोट कौन सी वगैरह होगी, एक आधी लाइन होगी या तो कोई वर्ड वगैरह होगा जिसको एम्फसाइज करने के लिए बोलेंगे और कहेंगे इसका मतलब वगैरह क्या है। उसके बाद में एक चीज आपने बहुत बार देखी होगी, क्रूशियल मैसेज, जो ऑथर है वो क्या मैसेज रिप्लाई कर रहा है। सही है। उसके बाद में मोस्ट रैशनल इन्फरेंस, मोस्ट रैशनल इन्फरेंस। उसके बाद में मेन आइडिया जो होती है पैसेज की उसके बारे में है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो ऑथर है वो उसका सजेशन क्या है, सजेशन बाय द ऑथर। 7th वाला क्वेश्चन है चैलेंजेस फेस द ऑथर। ऑथर को वो जो टॉपिक होगा जिसके बारे में ऑथर ने लिखा हुआ है वो लिखने के लिए उसको कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े। उसके बाद में बेस्ट डिस्क्राइब एज इन द लाइट ऑफ द पैसेज। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपको इंटरनल पार्ट, ये नटशेल वाला पार्ट पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अंदर क्या है पैसेज के, ऐसी कौन सी चीज जो पैसेज में डीपर घुसी हुई है, समझ में आ रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो पैसेज के अंदर बहुत ज्यादा गई हुई है। तो इन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सबसे मेन चीज ये है दोस्तों, आपको पैसेज अच्छा समझ में आना चाहिए। सही है। अगर आपको पैसेज अच्छा समझ में आए तो आपका फायदा है। अभी दो टाइप्स के लोग हैं। पहले कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद में पैसेज पढ़ते, और कोई लोग ऐसे हैं कि जो पहले पैसेज पढ़ लेते बाद में क्वेश्चन को रीड करते। हर एक चीज सही है, जो आपको सही लगे वो सब सही है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है। ये आपको कब पता चलेगा, व्हेन यू गो थ्रू द पेपर। जब आप खुद बैठ के पेपर सॉल्व करोगे तो खुद का एक आइडिया डिजाइन होने वाला कि हाँ ये मैं इस टाइप का बंदा हूं। अगर मैं पहले पैसेज सॉल्व करूंगा तो मुझे ये चीज अच्छी तरीके से आती है, या तो उल्टा। उसके बाद में रिलेट टू करके क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में क्रक्स ऑफ द पैसेज, सब एक ही लग रहा है। सही है। क्रूशियल मैसेज है, इन द लाइट ऑफ द पैसेज है, क्रक्स बोलते हैं। सही है ना, उसका सार क्या है। उसके बारे में एजम्पशन, एजम्पशन तो बहुत ज्यादा मायने रखता है, एजम्पशन के बारे में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। एजम्पशन क्या करके ऑथर बोल रहा है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में लॉजिकल, रैशनल एंड क्रिटिकल इन्फरेंस, लॉजिकल। उसके बाद में लॉजिकल एंड इसेंशियल मैसेज, उसके बाद में लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस, उसके बाद में द ट्रूथनेस और द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। सो मैंने जहां तक देखा हुआ है मुझे 16 टाइप्स मिले हुए हैं। अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट्स में मुझे बोलिए कि हाँ सर ये भी टाइप आता है, हम इसमें ये भी जोड़ लेंगे। हम जो लेक्चर लेते हैं ना ये सिर्फ आपके लिए दोस्तों। हमको लग रहा है कि अगर आप जितने बच्चे अभी YouTube पे हो जो वीडियो देख रहे हो, अगर उनमें से 5 बच्चों को, 2 बच्चों को भी फायदा हो गया तो बस हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। चलिए, और ये चीजों का आंसर आप कब दे पाओगे, इसके लिए आपको लॉजिक यूज करना होता है, और वो भी उसे कहेंगे हम सिमेंटिक लॉजिक, जो बैक ऑफ द माइंड में चलता है, जो आंखें नहीं देख सकती वो लॉजिक होता है, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आता है दोस्तों। सही है। चलिए थोड़ा आगे जाएंगे। मैं आपको अभी कुछ टिप्स दे रहा हूं जो आपको पैसेज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। देखो टिप्स में क्या क्या है।
फोकस ऑन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ अ लॉन्गर पैसेज। अगर कोई भी बहुत लेंदी पैसेज अगर है और टाइम हमारे पास में कम है, तो सिर्फ आपको एक काम करना हुआ है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन आपको देखनी है, क्योंकि जिस बारे में ऑथर लिख रहा है तो ऑथर आपके माइंड के ऊपर वो चीज छाप देता है। पूरे के पूरे पैसेज में वो चीज ऐसी होगी, वो बार बार लिखी होगी। अगर पैसेज रिलेट टू द इकोलॉजी के बारे में है तो इकोलॉजी 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 इकोलॉजी, तो एक ही वर्ड बार बार बम्बार्डमेंट करेगा। वो आपको ये प्रूफ कर रहा है कि देखो भाई पैसेज किसके बारे में, पैसेज किसके अराउंड घूम रहा है। सही है। सेकंड थिंग, यूज द कंटेंट्स टू हेल्प यू। एक हम बोलेंगे ना कि उसको समझने के लिए आजू बाजू की जो 2-4 लाइन अगर आप रीड कर लेते तो आपको पता चल जाता है कि पैसेज किसके बारे में है। सेव द अनफैमिलियर पैसेजेस फॉर द लास्ट। कुछ ऐसे पैसेज अगर होंगे कि जिनको आप फैमिलियर नहीं हो, सही है ना, कुछ पैसेज ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने के बाद ही दिमाग घूम जाता है, तो उन पैसेज को या तो लास्ट में रखिए या तो बाद में देखिए। सही है। उसके बाद में अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। मैं आपको वही बोल रहा हूं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूरे के पूरे रट लेने। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, क्वेश्चन में पढ़ने वाला हूं, पैसेज अगर मैं पढ़ने वाला हूं तो क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। ये 16-17 टाइप जो मैंने आपको अभी दिखाया है, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे बिल्कुल रट लो उनको। उसके बाद में डू नॉट ब्रिंग इन द आउटसाइड नॉलेज। जो पैसेज आपको दिया जाएगा उसके बाहर का कुछ भी नॉलेज, जनरल नॉलेज आपको वहां पर नहीं लगाना है। वो सिर्फ ऑथर का दिमाग चल रहा है। सही, ऑथर वही बोल रहा है कि जो मैंने लिखा हुआ है उससे रिलेट करके ही आपको क्या करना है, आंसर देना हुआ है। उसके बारे में नोट हाउ यूपीएससी यूज वोकेबुलरी इन द सेंटेंसेस। कभी कभी क्या करता है यूपीएससी, क्या करता है, वोकैब के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता, तो आपको पता होना चाहिए उनकी लेवल क्या है वोकैब की। 7, फॉर सिलेक्ट वन और मोर आंसर चॉइसेस क्वेश्चन कंसिडर्ड ईच चॉइस सेपरेटली। कभी कभी क्या होता है ना कि जब यहां पर लिखा हुआ है कि हर एक चॉइस को आप अलग से कंसिडर करो, इसका मतलब ये है कि एक मत कंसिडर करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम पैसेज वगैरह सॉल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में ए एंड बी, ए और बी, ए कॉमा बी कॉमा सी, कुछ ऐसे तरीके आते, तो हर एक का अलग अलग सोचना है, हर एक के बारे में अलग सोचो। एक ग्रुप बना के मत सोचो, उसको उसके फ्रैगमेंट्स में डाल दो, स्प्लिट कर दो उनको। सही है, आपको उनको एक साथ में नहीं देखना है। अंडरलाइन एंड टेक द नोट्स एज यू रीड। मैं तो एक बोलता हूं हमेशा बच्चों को, अगर आप पैसेज अगर पढ़ते हो ना, तो 1-2 लाइन पढ़ने के बाद में आपको जो समझ में आता है ना, तो पैसेज के बारे में, पैसेज के बाजू में थोड़ा सा जो स्पेस बचता है वहां पर लिख लो, कुछ भी लिखो, आपके खुद के लैंग्वेज में लिखो। मराठी हो मराठी में से लिखो, हिंदी हो हिंदी में से लिखो, इंग्लिश हो इंग्लिश में से लिखो, गुजराती हो गुजराती में से लिखो, लेकिन लिखो ऐसा लिखो कि देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ यार ये इसके बारे में था। क्यों? क्योंकि आप बार बार पैसेज नहीं पढ़ना चाहते और नहीं पढ़ सकते, इसलिए कुछ तो भी हाईलाइटिंग वर्ड्स वगैरह लिख के रखो। ऐसा लिखो कि हाँ इंपॉर्टेंस बोल रहा है, प्रॉपर्टीज बता रहा है, डूज है, डोंट्स है, आर्ग्यू कर रहा है, सही है, कुछ सजेशन दे रहा है, कुछ ना कुछ तो लिख के रखो कि समझ में आए कि क्वेश्चन से क्या क्या रिलेट कर रहा है। उसके बारे में अवॉइड द एक्सट्रीम आंसर। एक्सट्रीम आंसर का अर्थ मतलब ऐसा है कि उनका हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ओनली, नॉट, फ्यू, मस्ट, ये जो एक्सट्रीम वाले सेंटेंस हो गए, तो उनको क्या कर देना है, सबको डिलीट करना है, उनके बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि ये वर्ड जो होते हैं ये रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हमारी सोच को, ये क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट। अगर मैं बोलूं कि ओनली फीमेल्स कैन सिट हियर, ओनली फीमेल्स, या तो ओनली डिसेबल पीपल, तो ओनली क्या कर रहा है, एक्सट्रीम वर्ड है। तो ये जब क्वेश्चन, ये जितने भी वर्ड्स हो गए, जब ये किसी क्वेश्चन में आएंगे तो थोड़ा रुक के सोचिए इसका मतलब क्या होगा। चलिए 10 देखिए, डोंट मेक एजम्पशंस। खुद कोई भी एजम्पशन मत बनाए। एजम्पशन कौन बना रहा है, एजम्पशन बना रहा है देखो ऑथर। तो हमको ऑथर के एजम्पशन को समझना है कि उसने ऐसा क्यों बोला, इसी को कहेंगे रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। 2 लाइंस के बारे में सोचना, इसका मतलब कभी कभी ऑथर हर एक चीज नहीं बताता है, तो हमको सोचना पड़ता है कि हाँ यार शायद ये बता रहा होगा। तो ये हो जाने के बाद में थोड़ा आगे जाएंगे। अभी आगे सेक्शन आता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में अगर बोला जाए तो 3 सेक्शन है। देखिए कौन सा है, रीजनिंग में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। सही है, इन 3 सेक्शन से सवाल आता है। अभी आगे देखा जाए तो रीजनिंग में जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है, वो आपको क्या क्या करके जाना है एग्जाम में, आपको ब्लड रिलेशन करना है, डायरेक्शन के सवाल, सीटिंग अरेंजमेंट है, सिलोजिज्म है, रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट है, कैलेंडर है, क्लॉक है, पजल है, ये सारी चीजें
1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीजें आपको करनी है बस। रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, रीजनिंग बहुत अच्छा होता है यूपीएससी का। आप आराम से रीजनिंग के 15 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करते हो तो आराम से आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, एकदम रिलैक्स रहिए। उसके बाद में नॉन वर्बल में सिर्फ एक ही सेक्शन आएगा, डाइस के जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, डाइस और क्यूब के पिछले साल में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं पेपर को एनालाइज कीजिए, उसको देखिए। उसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग, नाम की तरह ही क्रिटिकल रीजनिंग, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशन होंगे, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट्स एंड उनके फ्लॉज का मतलब ये होता है कि कोई अगर क्वेश्चन दिया जाएगा या तो ऑप्शन दिए जाएंगे तो उस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है, फ्लॉज है उसमें, सही ना, उसमें क्या कमतरता है, उसे कहा जाएगा फ्लॉज, वो आपको ढूंढना है। अगर देखा जाए तो इन सबको सॉल्व करने के लिए एक ही लॉजिक आपको लगता है, वो है सीआर, क्रिटिकल लॉजिक, सही है, और वो प्रैक्टिस से होगा आपका। चलिए थोड़ा नेक्स्ट जाएंगे। सो लास्ट में देखिए, लास्ट के फ्यू मिनट्स में आपको मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं। जब भी आप पेपर को जाते हो दोस्तों, देखो मैंने आपको इतनी चीजें बताए हुए, अगर हो सके तो नोट डाउन कीजिए, सेव कीजिए, ये वीडियो बार बार देखिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको पैसेज के बारे में बोला है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको रटना है, वो पता होना चाहिए कि ऑथर क्या क्या पूछता है, क्या क्या रिलेट करते हैं क्वेश्चन पैसेज के साथ में। अभी बिफोर एग्जाम क्या, अभी आपने देखा होगा कि आपका जो सीसैट का पेपर होता है वो इतना ही साइकोलॉजिकली उसको अरेंज किया हुआ है कि जीएस के पेपर के बाद में होता है हमारा पेपर, और वो 3 या तो 2.5-3 घंटे के बाद में होता है हमारा पेपर। यानी कि पहले जैसे आप जीएस का पेपर देने के बाद में बाहर निकलते हो तो आपको 2.5-3 घंटे का टाइम मिलता है। अभी दोस्तों इस टाइम में ना खाना हुआ था आपका, आप कुछ खाते हो, और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि पेपर हो जाने के बाद में 101% जो जीएस 1 का जो हमारा पेपर था उसके जो क्वेश्चन है वो टैली करने के लिए बैठ जाते हैं, सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन हम ज्यादातर टैली करते कि जिसमें हमको ज्यादा डाउट था, अगर वो चेक करते समय अगर 2-4 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं तो फिर माइंड तो पूरा ही निकल जाएगा हमारा, तो आप और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो। तो इसके लिए एक सिंपल सा इलाज है दोस्तों, जो पेपर हुआ है उसके बारे में हो सके तो कुछ ना देखिए। इसलिए रिमेंबर इट्स अ 3 आवर गेम, ये जो है पेपर देना जो है आपको वो 3 घंटे का गेम खेलना है, आपको इतना पता होना चाहिए। आप पूरे के पूरे पहले से थके हुए हो, सही है, हाई चांसेस टू चेक द डाउटफुल क्वेश्चंस, ये होना ही होना है आपके साथ में, हाई चांसेस ऑफ द रॉन्ग आंसर। और जब आप चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार मेरा ये गलत है, मेरा वो गलत है, तो ये बैड इंपैक्ट डालता है। ऑलरेडी ना मोर स्ट्रेस, आपके दिमाग में पहले से स्ट्रेस है और इसका इंपैक्ट किसके ऊपर होने वाला है, सीसैट, सो बैड इंपैक्ट ऑन द सीसैट। हेंस डू नॉट चेक द जीएस क्वेश्चन, तो कुछ भी अगर हो सके तो जीएस के क्वेश्चन ना चेक करें, जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए। आपका सीसैट के लिए माइंड जो है वो क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। ये तो हुआ पेपर देने से पहले जो 3 घंटे उनका खेल। अभी क्या करना है, जब हम पेपर देंगे तो ड्यूरिंग द एग्जाम आपको क्या करना है, हो सके तो एक आदत बनाइए, स्कैन ऑल द 80 क्वेश्चन। अभी आप बोलोगे सर टाइम बहुत जाएगा, लेकिन ये करना है दोस्तों। स्कैन करने के बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको पेन और पेपर भी नहीं चाहिए, सही है। एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज, आपको स्कैन करने के बाद में पता चलेगा अरे हाँ यार मेरा जो एरिया अच्छा है, मेरा जो सेक्शन अच्छा है, उनके बारे में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। डिवाइड द 80 क्वेश्चन इन द फॉलोइंग मैनर। और एक चीज सही है, आप पूरा का पूरा पेपर जब स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत से क्वेश्चन ऐसे कि जिनके लिए नो पेन नो पेपर, पेन और पेपर चाहिए नहीं, पढ़ने के बाद में आंसर आ जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन में से ऐसे कम 6 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते कि आपको बहुत जल्दी से आ जाते हैं, सही है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जिनको पेन लगता है, लेकिन लेस पेन एंड पेपर, थोड़ा कम पेन यूज करना पड़ेगा, सही है। और कुछ ऐसे है कि जिनको पेन यूज ही करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन की जो आपको पता है कि मुझे झट से आ जाएंगे वो सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन की जो आपको लगता है कि मुझे आते हैं लेकिन अगर मैंने अभी अगर अटेम्प्ट अगर किया तो मेरा टाइम चला जाएगा, तो उसको बाद में रखिए, सही है, बाद में रखिए। और ऐसे क्वेश्चन की जिसके बारे में आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं तो उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि 80 क्वेश्चन में से 27 करेक्ट आने चाहिए। तो हो सके तो भले छोड़ दीजिए लेकिन गलती मत कीजिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर रॉन्ग करोगे तो फिर नेगेटिव में आपके मार्क चले जाएंगे, सही है। और उसके बाद में आपकी जो ब्रेन की हैबिट है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। रिमेंबर योर ब्रेन हैबिट, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग पेपर ऐसे सॉल्व करता है। अगर कोई बंदा पेपर सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है तो एक टाइम ऐसा होता है पैसेज सॉल्व कर रहे हो लेकिन एक टाइम के बाद में हमारा दिमाग काम करता ही नहीं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा
समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो सिर्फ पैसेज सॉल्व करने से स्टक हो गया। तो उसको चाहिए वैरायटी, उसको चाहिए अलग फ्लेवर। अब ये फ्लेवर कैसे दोगे आप? तो एक काम करो, पैसेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अगर हो सके तो मैथ्स या रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड जो स्ट्रेस में था वो स्ट्रेस से थोड़ा बाहर निकल जाएगा। और ये है, इसे कहेंगे साइक्लिक ऑर्डर। तो इसे कहेंगे पेपर सॉल्व करने का साइक्लिक ऑर्डर। ये आपको घर पे सेट करना होता है। आपको 2-4 मॉक टेस्ट देने होते हैं, आपको 2-4 पेपर सॉल्व करने, और ये तरीका आपको यूज करना है कि हाँ यार, जब मैं पैसेज सॉल्व करके बोर हो जाऊंगा तो मैं मैथ्स का क्वेश्चन ले लूंगा, उसके बाद में मैं थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन ले लूंगा। आपको सिर्फ इस दिमाग को है ना उल्लू बनाना, इतना ध्यान में रखिए, सही है। इससे क्या होगा, बर्डन भी नहीं आएगा और थोड़ा फ्लेवर भी मेंटेन रहेगा पेपर का, और बर्डन भी नहीं आएगा। और आपको रीजनिंग का कुछ ना कुछ आता है, मैथ्स का कुछ ना कुछ आता है, पैसेज का कुछ ना कुछ आता है। सब तरीकों से आप 27 या तो 40 क्वेश्चन आराम से कलेक्ट कर पाओगे। सो लास्ट में मैं आपको इतना ही बोल पाऊंगा कि सीसैट को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। जिनको सीसैट नहीं आता है, ऐसी कुछ बात नहीं कि जिनका इंजीनियरिंग हुआ है वही सीसैट में बहुत कुछ तीर मार लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सीसैट बहुत ही अच्छा पेपर है। इसके लिए प्लीज आप कुछ भी करके पेपर एनालाइज कीजिए। और आपके पास में अभी 1 महीना है, 1 महीने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। जैसे मैंने आपको बोला था, ग्रुप में डिवाइड कीजिए, A+A++। डिवाइड करने के बाद में स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया देखिए। आपको अगर कुछ भी डाउट अगर हो, अगर आपको कुछ भी लगे कि हाँ सर मुझे इसमें डाउट है, हमको ये सेशन चाहिए, हमको ये एरिया नहीं आ रहा, तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी सारी टीम आपको पूरा का पूरा कोऑपरेट करेंगे यूपीएससी की सीसैट के लिए, सही है। अगर कुछ भी डाउट अगर रहा तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बोलिए। लास्ट में सिर्फ मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, जो बुक लिस्ट वगैरह है, लास्ट का एक सेक्शन है वो सिर्फ बोल देता हूं। तो बुक लिस्ट कौन से, तो एकदम लास्ट वाला देखिए। मैथ्स के लिए आप क्या क्या यूज कर पाओगे? मैथ्स के लिए आप ले लो राकेश यादव, जो बेसिक टू हाई, राकेश यादव सर का जो बुक है वो बेसिक टू हाई, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे आपको। और सॉल्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, सिंपलेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। उसके बाद में उन्हीं के कलीग के गगन प्रताप, आप उनका भी ले सकते हो सही है, आप उनका की किताब लिख सकते हो। उनकी जो लेवल है मॉडरेट टू क्या है, हाई, थोड़ा मॉडरेट है, बेसिक से थोड़ा ज्यादा लेके हाई तक गया हुआ है। अगर आपको अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये ले लो। बाद में थर्ड है आर.एस. अग्रवाल का, सी ये तो सबको पता होगा, एशियन पब्लिकेशन का। पैसेज के लिए आप ये ले लो, M.K. पांडे फॉर एनालिटिकल रीजनिंग एंड पैसेजेस, सही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एनालिटिकल रीजनिंग। आपको M.K. पांडे लेना ही लेना है दोस्तों, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मस्ट लेना है। M.K. पांडे इज द बेस्ट बुक, बहुत अच्छा किताब है। उसके बाद में सीसैट के लिए एक किताब ले लो, द मंत्रा ऑफ द सीसैट, ओके, गौतम पुरी सर का किताब है, आप वो भी उठा सकते हो। वो पूरा का पूरा सेट है, पूरा का पूरा, उसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, पैसेजेस आएंगे, पूरा का पूरा वो वन सेट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। रीजनिंग के बारे में फिर से M.K. पांडे ले लीजिए, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। ये किताब आपको बहुत ही ऊंचाई तक उठा देगा दोस्तों, सोचने के बारे में, सही है। उसके बाद में वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग, आप जो अरिहंत पब्लिकेशन का किताब है, B.S. सिजवाली, ओके, और इंदु सिजवाली का, वो ले सकते हैं। एंड लास्ट में लर्न फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्सेज, यूट्यूब पे तो भर भर के रखा हुआ है, जो चाहिए वो देख लो, सही है। नाम डालो और देखो, 100 वीडियो आ जाएंगे, तो 100 वीडियो में से एक मेंटर आपके लिए अच्छा रहेगा, उनको फॉलो कीजिए और देखिए। सो लास्ट में सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जैसे देखो, हमारा सिर्फ काम इतना है दोस्तों कि हम आपको मोटिवेट करें, हम आपको सपोर्ट करें। आपकी जो जर्नी है एग्जाम की, उसमें हमारा तो ज्यादा कुछ यानी कि हमारी वजह से कुछ नहीं होता। देखो दोस्तों, कोई भी फैकल्टी जो है उनकी वजह से आप पास होते ही नहीं है, आप पास होते हो खुद की वजह से। इसलिए कुछ 4 लाइनें मैंने लिखी थी, वो हमेशा याद में रखना है आपको, वो दिमाग में रख के चलिए कि अब चल पड़ा हूं मैं, मंजिल भी मिल जाएंगी। अब चल पड़ा हूं मैं, मंजिल भी मिल जाएंगी, हौसला भरा है मुझ में, मेरी मेहनत जरूर रंग लाएंगी। तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, मेहनत कीजिए। हम सब लोग आपके साथ में, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो अच्छे के लिए बना हुआ है। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो बोलिए, कमेंट में लिखिए। अगर हमसे कुछ बन पाए तो हम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आपको आपके आने वाली जो यूपीएससी के एग्जाम है उसके लिए शुभकामनाएं हमारे सारे के सारे परिवार की तरफ से, ठीक है। तो चलिए मिलते रहेंगे, थैंक यू।